नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। गुजरात में अब से कुछ ही मिनटों में 89 सीटों पर वोटिंग थम जाएगी। शाम 4:30 बजे तक की अगर बात की जाए तो गुजरात में 57% पोलिंग हुई है। इस पर अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। कई नेताओं का भाग्य आज ईवीएम में लॉक हो गया। अब सारी जोर आजमाइश दूसरे चरण की 93 सीटों पर होगी, जहां 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। आज 19 डिस्ट्रिक्ट, 89 सीट्स। इन 89 सीट्स में से 38 कांग्रेस पार्टी ने निकाली थी। उस लिहाज से कांग्रेस पार्टी के लिए ये जो पहले फेज की पोलिंग है काफी ज्यादा अहम, और हर किसी की निगाहें अब सेकेंड राउंड की पोलिंग पर हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपना सबसे बड़ा रोड शो जो है वो शुरू कर दिया है। नरोदा पाटिया से चांदखेड़ा तक 54 किलोमीटर लंबा ये रोड शो प्रधानमंत्री मोदी का, जिसमें वो सेकेंड फेज की विधानसभा सीटों के लिए 14 विधानसभा सीटों को वो कवर करेंगे और जो मतदाता है वहां पर उनसे वोट मांगेंगे बीजेपी के लिए। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, आपसे थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री ये रोड शो शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें वो 14 विधानसभा सीटों को कवर करने जा रहे हैं। आज फर्स्ट राउंड की पोलिंग भी हो रही है और साथ ही जो सेकेंड राउंड की वोटिंग होनी है 5 तारीख को, उससे पहले धुआंधार प्रचार भी चल रहा है। जुबानी जंग लगातार जारी है और कांग्रेस को जिस बात का डर था वही हुआ। कलोल की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने आज कांग्रेस के रावण वाले डायलॉग पर हिट किया। प्रधानमंत्री ने रैली में याद दिलाया कि वही कांग्रेस है जो राम को काल्पनिक मानती थी, राम मंदिर और राम सेतु का विरोध करती थी, लेकिन उन्हें गाली देने के लिए रामायण तक पहुंची तो उसमें से भी इसने राम को नहीं रावण को चुना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें गाली देने के लिए कांग्रेस में कंपटीशन होता दिखाई देता है। वो कह रहे हैं ऐसे लग रहा है कांग्रेस पार्टी में गाली देने के लिए प्रतियोगिता चल रही है, प्रतिस्पर्धा हो रही है। पूरी कैंपेन में कांग्रेस बचती रही कि कहीं से भी ये चुनाव मोदी वर्सेस राहुल गांधी ना बन जाए, गलती से भी कोई ऐसा शब्द ना निकले, ऐसा बयान ना आए जिसमें अपशब्द हो, और फिर बीजेपी के लिए वो सत्ता की सीढ़ी ना बन जाए ये बयान। राहुल गांधी ने काफी सावधानी बरती, लेकिन खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनसे पहले भूले नए मधुसूदन मिस्त्री संयम नहीं दिखा पाए। वही काम हुआ जो 2014 से पहले मणिशंकर अय्यर के बयान के साथ हुआ था। और प्रधानमंत्री मोदी का अपमान पहले भी गुजरात के स्वाभिमान के साथ बीजेपी कनेक्ट करती रही है, इस बार भी ऐसा ही होगा, ऐसा बीजेपी मानकर चल रही है। अमित शाह से लेकर बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह तक एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। एक दूसरी जुबानी जंग हो रही है और वो जंग हो रही है जिन्ना को लेकर, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर। तो क्या दूसरे चरण में अब राम रावण पर रण होने जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। कोई रावण के, कोई राक्षस के, कोई कॉकरोच के। भाइयों बहनों, गुजरात માટે, ગુજરાતના લોકો માટે આટલી બધી નફરત? हर जगह कितने क्या आपके रावण के जैसा सौमुख है क्या? કે કોણ મોદીને વધારે ગાળો બોલે, કોણ મોદીને મોટી ગાળો બોલે અને કોણ મોદીને તીખી ગાળો બોલે, એની સ્પર્ધા ચાલે છે। मैं गरीब हूँ, मैं वो, हम भी गरीब है, हम तो गरीब से गरीब है। એવી કોંગ્રેસ પાર્ટી મને ગાળો બોલવા માટે રામાયણમાંથી રાવણને લઈ આવી। બોલો, कांग्रेस में कल्चर सोनिया गांधी ने शुरू किया, राहुल गांधी ने आगे बढ़ाया, मगर गुजरात में जब जब भी मोदी जी के लिए अपशब्द कहा, हम और बड़े बहुमत के साथ जीत कर आए हैं। इस बार भी यही। मैं तो उन लोगों की औलाद हूं जिन्होंने जिन्ना के पैगाम को ठुकराया और भारत को माना। ओवैसी जिन्ना का कार्बन कॉपी कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। अभय दुबे जी हमारे साथ हैं और प्रेम शुक्ला जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, और हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा। राघव चड्ढा, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। अच्छा, राघव चड्ढा के साथ इस वक्त हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन जल्दी से एक एक कमेंट में ले लेती हूँ। सबसे पहले अभय दुबे जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आपको
गाली भी देनी थी, अब शब्द भी कहने थे, तो रावण ही याद आया। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी जब भी हार की कगार पर खड़े हो जाते हैं तो विक्टिम कार्ड खेलते जाते हैं। प्रधानमंत्री जी बताइए ना कि जब आपकी सत्ता धन कुबेरों के साथ खड़ी हो जाएगी और गुजरात की जनता को महंगाई और बेरोजगारी की आग में धकेलती जाएगी तो क्या नाम दें आपको? आपकी सत्ता को क्या नाम दे बताइए? जब गुजरात में 2.84 लाख केसेस साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के, नार्कोटिक ड्रग्स के और प्रोहिबिशन के, प्रतिबंध के लगा दिए जाएंगे और शिक्षा की अपेक्षा शराब, जहरीली शराब और ड्रग्स में झोंक दी जाएगी तो क्या नाम दिया जाए आपकी सत्ता को? जब आदिवासी भाइयों के जल जंगल और जमीन, बातें बिल्कुल सही है आपकी सर, ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, इन पर बात होनी चाहिए और विपक्ष का काम है ये। लेकिन ये लड़ाई राम रावण इन सब पर क्यों आ गई सर? मैं ये समझना चाह रही हूँ। मैं प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूं कि राम राज्य की अवधारणा क्या है प्रधानमंत्री जी, जिसकी आप दुहाई दे रहे हैं? बताइए ना देश को। राम तो वचन की मर्यादा की खातिर सत्ता को तजकर वन में चले गए थे। आप रोज वचन तोड़ते। क्या कहा था? 15-15 लाख सबके घर में आ जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, महंगाई की आग में झोंक दिया गया है उससे उबार दूंगा, किसानों की आमदनी 2 गुनी कर दूंगा। तो प्रधानमंत्री जी देश को बताइए 400 रुपए का सिलेंडर 1000 के पार क्यों कर दिया? देश को बताइए 27 रुपए प्रतिदिन किसानों की आमदनी रह गई और जो आपके भाई धन कुबेर हैं वो 1002 करोड़ रुपए रोज कैसे कमाने लगे? प्रधानमंत्री जी देश को बताना पड़ेगा। ये तो राम राज्य नहीं है, वचनों की मर्यादा, रघुकुल रीत सदा चली आई। आप इतने वरिष्ठ हैं सर, जिस तरह से रावण का इस्तेमाल, जिस तरह रावण से तुलना की गई वो सही लगी आपको? मैं तो क्या देखिए, राम राज्य नहीं है, इसे लेकर आपकी अपनी एक परसेप्शन हो सकता है, आपका अपना एक विचार हो सकता है, आपकी अपनी व्याख्या हो सकती है, लेकिन रावण के साथ तुलना आपको उचित लगी? भाजपाई सत्ता के द्वेष, घृणा, पक्षपात, अहंकार, धोखा, अत्याचार, ये सब क्या है? ये 10 वही तो उपमाएं हैं जो रावण की सत्ता को दी जाती थी। तो जब अगर इससे उबर आते और चहुमुखी विकास की बात करते, और हर चुनाव उठाकर देख लीजिए विक्टिम कार्ड खेलते हैं प्रधानमंत्री जी। ना अभय दुबे जी, मेरा सवाल ये कि रावण के साथ कंपैरिजन, मैं जानती हूँ आप बहुत वरिष्ठ हैं और बहुत मंझे हुए प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और अभी तक आप इस सवाल को जिस तरह से डक करते आए हैं वो मंझा हुआ प्रवक्ता ही कर सकता है। लेकिन मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या रावण के साथ, 100 सिर के रावण के साथ तुलना उचित है? मैं प्रधानमंत्री जी से दिल पर हाथ रखकर ये पूछता हूं, क्या राम राज्य में संभव है कि मोरबी के जैसे पुल पर 150 मासूम लोगों की जान चली गई हो प्रधानमंत्री जी, जो संस्थागत हत्या जिनकी कर दी गई हो, और जयसुख भाई और उनके परिवार को बचाने में पूरी सत्ता लग जाए? प्रधानमंत्री जी, ये राम राज्य में संभव है क्या? बता दीजिए एक बार दिल पर हाथ रख के। पूरा गुजरात प्रांत। आपने मेरे सवाल का अब भी जवाब नहीं दिया, लेकिन आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब मैं प्रेम शुक्ला जी से जरूर लूंगी। लेकिन मैं क्यों बार बार रावण का जिक्र कर रही हूं, अपने दर्शकों को सुनवाना चाहती हूं। क्या कहा था कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने? सुनिए। हर वक्त अपनी ही बात करते हैं, आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? समझ में नहीं आता मुझे। मोदी ने गाळो देवी या देशना प्रधानमंत्रीने अपमानित करवा, એને નીચા દેખાડવા, એને એ પોતાનો અધિકાર સમજે છે। અગર લોકતંત્રમાં એમનો વિશ્વાસ હોત તો કોંગ્રેસ પાર્ટી આટલી હદે ક્યારેય ન જાત। પરંતુ કોંગ્રેસનો ભરોસો લોકતંત્રમાં નહીં, એક પરિવાર ઉપર છે, અને પરિવારને ખુશ કરવા માટે જે કરવું પડે એ કોંગ્રેસમાં ફેશન થઈ ગઈ છે, અને એમના માટે લોકતંત્ર નહીં, પરિવાર જ બધું છે। કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં તો કોમ્પિટિશન ચાલે છે, કોમ્પિટિશન કે કોણ મોદીને વધારે ગાળો બોલે और कौन मोदी ने मोटी गाड़ो बोले और कौन मोदी ने तीखी गाड़ो बोले, एनी स्पर्धा चाले छे। अबे दुबे जी, प्रधानमंत्री कह रहे कि कांग्रेस पार्टी में कंपटीशन है, और कंपटीशन किस बात को लेकर कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन ज्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल करेगा।
प्रधानमंत्री जी, आपने गुजरात को तो इस बात की प्रतिष्ठा नहीं दी अगर 23% ड्रॉप आउट रेट कर दी सेकेंडरी एजुकेशन की। 100 में से 23 बच्चे सेकेंडरी एजुकेशन के आगे नहीं पढ़ पाते। प्रधानमंत्री जी, जब रोजीट का सरपंच चिट्ठी लिखता रहा कि चप्पे चप्पे पर जहरीली शराब बिक रही है, बचाइए हमें, तब भी आपने रक्षा नहीं की। 50 लोग काल के गाल में समा गए, तब ये कौन सी आपने प्रतिष्ठित कर दिया गुजरात को। प्रधानमंत्री जी बताइए ना, मुद्दों की बात कीजिए जो गुजरात में है। क्यों औद्योगिक इकाइयों को हर सप्ताह बंद करने के आदेश आपने जारी किए? क्योंकि बिजली की कमी थी। देश को बताइए 15 और 16 रुपए यूनिट का लॉन्ग पावर परचेस एग्रीमेंट किन कंपनियों से, किन दोस्तों की कंपनियों से गुजरात ने किए? 15-15, 18-18 साल के लिए महंगी बिजली की आग में गुजरात को क्यों झोंक दिया? प्रधानमंत्री जी, इसका जवाब दीजिए। तो ये जवाब आप नहीं देना चाहते, इसलिए कभी कहते हैं कि मेरी आलोचना कर दी प्रतिपक्ष ने, देखिए गुजरात का अपमान कर दिया। अरे गुजरात का सम्मान उसमें था कि गुजरात की प्रगति के पथ पर डाल देते। आपने सिर्फ 4 परिवारों की चिंता की। मैं फिर पूछता हूं कि ठीक है, जवाब लीजिए। आपने अब भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने नहीं दिया, लेकिन आपने जो सवाल पूछा मैं पूछूंगी वो प्रेम शुक्ला से। प्रेम शुक्ला ये कह रहे हैं कि राम राज्य बना देते, राम भक्त है तो राम राज्य बना देते, राम राज्य तो नहीं बना पाए, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। देखिए बारंबार जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, इस बार भी अभी अभय दुबे जी भी उन अपशब्दों के समर्थन में जिस तरह के कुतर्क कर रहे हैं वह सिद्ध कर रहा है कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आकर वहां पर जो है मुद्दों पर बात करनी थी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुद्दों पर बात क्यों नहीं की? अब आप अगर इस आधार पर रावण कहना शुरू करेंगे तो 10 लाख लोगों की हत्या जो है विभाजन की विभीषिका में हो गई। हमने कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू को रावण नहीं कहा। तमाम गौ भक्तों को गोपाष्टमी के दिन हत्या करके जो है बोट क्लब को रक्त रंजित कर दिया गया। हमने इंदिरा जी की तुलना कभी रावण के साथ नहीं की। 10,000 सिखों का नरसंहार कर दिया गया। हमने कभी श्रीमान राजीव गांधी की तुलना रावण से नहीं की। हमने कभी जो है भोपाल गैस त्रासदी हुई और एंडरसन को आप विमान में बैठा कर विदेश छोड़ आए, हमने कभी राजीव गांधी जी को जो है कभी नहीं कहा कि ये रावण है। तमाम मलियाना, मेरठ, कानपुर, भागलपुर, मुंबई, गुजरात के तमाम प्रांतों में दंगे हुए, हमने कांग्रेस के किसी मुख्यमंत्री को, किसी नेता को कभी रावण नहीं कहा। और भाई साहब आप विकास की बात करते हैं, आपके कांग्रेस के कार्यकाल में गुजरात में 10,000 करोड़ का कुल बजट हुआ करता था। 2,40,000 करोड़ बूंद बूंद पानी के लिए जो है तरसता था गुजरात, और गुजरात बूंद बूंद पानी के लिए तरसे। इसके लिए कांग्रेस की केंद्र की सरकार, सैफुद्दीन सोज जो जल संसाधन मंत्री हुआ करते थे, विश्व बैंक से को हम गुजरात को ऋण न मिले, इसके लिए ब्रेक लगाने का काम करते थे। और मेधा पाटेकर के से गलबहियां तो आज भी आपकी पार्टी की चल रही हैं। उस गुजरात को 59,000 किलोमीटर की नहरों का जाल फैलाकर सौराष्ट्र तक को जो है, और हर घर नल से जल, 100% घरों को नल से जल पहुंचा दिया। राजस्थान में क्यों नहीं पहुंचा दिया साहब आपने? छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं पहुंचा दिया आपने? एक राज्य आप बता दीजिए ना जिसको आपने जो है राम राज्य बना दिया, आप बता दीजिए। हाँ, हमने निश्चित आपके सवाल का जवाब मैं इनसे लूंगी। प्रेम शुक्ला जी, आपके सवाल का जवाब मैं उनसे लूंगी, लेकिन सर आपके पास आपने कहा कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे नहीं है जी, तो सर आपकी पार्टी भी तो अब लगातार रावण, अपशब्द, औकात इसी के इर्द गिर्द बयानबाजी कर रही है ना सर। आपके पास तो है, आपका तो दावा है आपके पास उपलब्धियां हैं, तो आपके पास तो अपनी उपलब्धियां गिनवाने का इससे बेहतर मौका क्या होगा? लेकिन फिर भी हम जो नैरेटिव देख रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, वो औकात, रावण, इस सबके इर्द गिर्द ही घूम रहा है सर। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप कृपा करके नरेंद्र मोदी जी का कोई भी वक्तव्य उठा के देख लीजिए। 80% बातें हम जो है विकास की करते हैं कि नहीं करते, हम 10-5% में उनके प्रत्युत्तर देते हैं। आदरणीय अमित शाह जी का कोई भी वक्तव्य उठा के देख लीजिए, हम गुजरात की विकास गाथा गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय भूपेंद्र पटेल जी का कोई भी वक्तव्य में चुनौती देता हूं, उठाकर देख लीजिए। हमने विकास की गौरव गाथा ही कैसे हमने गुजरात का कायाकल्प किया है। आप कह रहे हैं किसानों को यहाँ के जो है लगातार जो है जो सूद की मिलें थी ये खोली हमने। आपको पता होगा मेहसाणा जिला जिसको बबूल बोने के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था, उसको ऑटो हब बनाया। सारा औद्योगिकरण गुजरात का किया। और हमने कैसे औद्योगिकरण किया, हमने जल संसाधन विकसित कैसे किए, गुजरात का जलस्तर हमने कैसे सुधारा, गुजरात की कृषि विकास दर हमने कैसे बेहतर की। हम इन बातों को रख रहे हैं, लेकिन अगर कोई हमको रावण कहे, नीच कहे, गंगू तेली कहे, तो उसका उत्तर देने का भी अधिकार अदिति जी हमको नहीं है। ये लोकतंत्र की नई विधा है कि कांग्रेस गाली भी दे और गाली पर हम उत्तर भी इनको देने की, हमको जो है उत्तर देने का भी अवसर हमको ना दिया जाए।
हम उत्तर दे दे तो हम गलत हो जाए, और ये गालियां देते ये सही हो जाए। ये तो विचित्र जो है, गालियों को कोई उचित ठहरा ही नहीं रहा, उनके अपशब्दों को नहीं और ठहरा रहा। मैं अदिति जी थोड़े ठहरा रही हैं, अभय दुबे जी ठहरा रहे नहीं ठहरा रहे, कांग्रेस के प्रवक्ता ठहरा रहे कि नहीं ठहरा रहे, कांग्रेस के समर्थक ठहरा रहे कि नहीं ठहरा रहे, अदिति जी थोड़े ठहराएंगी, कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति नहीं ठहराएगा। किसी निष्पक्ष व्यक्ति को मैं आरोपित नहीं कर रहा हूं, लेकिन कांग्रेस की ये जो परंपरा है, विकास की बात कर रहे हैं, तो आइए बताइए महंगाई राजस्थान में क्या है, आपको जवाब देना चाह रहे हैं, क्या है? ठीक है, आपको जवाब देना चाह रहे हैं अभय दुबे जी, लेकिन जो सवाल है ना, पहले उसी का जवाब दीजिएगा सर। उन्होंने कहा, आप कह रहे हैं कि गुजरात में इन्होंने राम राज्य क्यों नहीं बना दिया? भाई आप कांग्रेस शासित राज्यों में राम राज्य बना दिया क्या आपने? वो ये सवाल पूछ रहे हैं। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, पहली बात तो मैं उन बातों का जिक्र ही नहीं करूंगा जो प्रधानमंत्री जी ने कहे हैं, चाहे उन्होंने हमारी अध्यक्षा को जर्सी गाय कहा हो, चाहे हमारी कांग्रेस की एक महिला सांसद को पणखा कहा हो, चाहे उन्होंने बहुत सारे अपशब्द कहे, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। बिल्कुल ठीक कहा, गुजरात पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है आज। गुजरात प्रांत की स्थिति ये है, जैसा मैंने बताया कि हिंदुस्तान में सबसे अधिक ड्रग्स के केसेस, जो मुंद्रा पोर्ट पर 21,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी, वो भी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट नहीं पकड़ी, जीएसटी की एक सेल ने पकड़ा जीएसटी के घोटाले की आशंका में। उसके बाद ये बताया पार्लियामेंट को कि सेमी टेलकम पाउडर के नाम से अफगानिस्तान से आया 2.25 लाख करोड़ रुपए का सब्सटेंस, जिसको जो ड्रग्स की आशंका है वो देश भर में फैल गया। कहां गया बताइए ना, एक नोटिस तक आपने उन लोगों को नहीं दिया जो लोग जिम्मेदार थे। आज गुजरात पूछ रहा है, उज्ज्वला बहने, मोदी जी अगर गुजरात की अस्मिता की इतनी चिंता है तो 5,60,000 उज्ज्वला बहनों ने साल भर में 1 गैस का सिलेंडर भरवाया है, 5,39,000 ने 2 गैस के सिलेंडर भरवाए हैं। आप और हम 11 गैस के सिलेंडर साल भर में उपयोग करते हैं, एवरेज कंजम्पशन 3 सिलेंडर है उज्ज्वला बहनों का साल भर में। प्रधानमंत्री जी क्यों नो वो फिर से चूल्हे जलाने के लिए मजबूर हो गई? इसका जवाब प्रधानमंत्री जी कौन देगा? आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि आप जब ये अभी सुन रहा था मैं अमित शाह साहब को, उन्होंने कहा कि कीचड़ उछालोगे तो कमल खिलेगा। प्रधानमंत्री जी वो कमल धन्ना सेठों की बगिया में क्यों खिल रहा है? सिर्फ कीचड़ गुजरात की और देश की जनता के हवाले आया। अब बताइए 12 करोड़ रोजगार क्यों छीन लिए गए देश के लोगों से? 84 करोड़ लोगों की आमदनी क्यों कम हो? ये डिबेट अभय दुबे जी, ये डिबेट हमने लगातार की है सर। एक तरफ आपके क्लेम्स है, दूसरी तरफ उनके काउंटर क्लेम्स है, लेकिन ये जो पूरा बातें, एक और चीज मैंने नोटिस की, जो बातें बहस में होती हैं वो बातें जब जनता के बीच नेता जाते हैं तो उतनी मुखरता से सुनाई नहीं देती, वहां पर तो वही सुनाई देता है। आपत्तिजनक शब्द रावण सुनाई देगा, 100 मुख वाला रावण सुनाई देगा, औकात कोई बताना चाहता है, कोई कह रहा है गालियों की प्रतियोगिता चल रही है। थोड़ी देर पहले आपने अच्छी बात की कि मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये डिबेट तो बन ही गई है ना अभय दुबे जी, डिबेट तो बन गई है। वो कहते हैं कि गालियों का सिलसिला आपकी तरफ से शुरू हुआ, आपने अपशब्दों के इस्तेमाल की परंपरा शुरू की, और ये तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जैसा कि अभी प्रेम शुक्ला ने भी कहा कि आप गाली देते रहे और इन्हें क्या जवाब देने का हक भी नहीं रहेगा। नहीं, हम तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी एक उदाहरण बता दीजिए, जब राम राज्य में 22 भर्ती परीक्षा और परीक्षा के पेपर लीक करके बच्चों का भविष्य बेच दिया गया हो। बीए बीकॉम से लेके 6 से 8 से लेकर के आप गार्ड की परीक्षा हो, पटवारी की परीक्षा हो, सारी एग्जाम 22 एग्जाम, और ये देश भर के भाजपा शासित राज्यों में हो रहा है। उत्तराखंड चले जाइए, हिमाचल चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, किसी प्रांत में चले जाइए, एक जैसा मॉडस ऑपरेंडी है। तो ये सवाल पूछे जाएंगे जो राम राज्य में संभव ही नहीं है, तो फिर क्या सिर्फ राम के नाम पर सत्ता का भोग ही भारतीय जनता पार्टी? ठीक है, जवाब ले लीजिए। आप क्या सिर्फ राम के नाम पर सत्ता का भोग करेंगे? ये सवाल पूछ रहे हैं अभय दुबे। प्रेम शुक्ला जी आपका जवाब। देखिए राम के नाम पर सत्ता भोग नहीं किया, राम के नाम से सेवा की जाती है, इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं को प्रधान सेवक कहते हैं। सत्ता का भोग वो होता है कि सिगरेट मंगाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो विमान भेजा करते थे महाराज। ये सत्ता का भोग नहीं हुआ करता है। सत्ता का भोग यह हुआ करता था कि इंदिरा गांधी जो है अपने पौत्रों का जन्मदिन मनाने के लिए सरकारी विमान का दुरुपयोग किया करती थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधान सेवक है। 11 करोड़ लोगों को अगर शौचालय दिया जाता तो धन्ना सेठों के घर में नहीं बनाया जाता। आप एलपीजी गैस कनेक्शन की बात करते हैं, कांग्रेस के कार्यकाल में एलपीजी गैस कनेक्शन ब्लैक में मिलता था अबे जी, और आप क्या बात करते हैं 400 का 1400-1200 आप बता रहे हैं।
आपके यहाँ अनसब्सिडाइज सिलेंडर का रेट 1350 रुपए 2013 में हुआ करता था और आज 1250 है, 100 रुपए कम ही उसकी तुलना में। सब्सिडाइज सिलेंडर के रेट की तुलना जो है अनसब्सिडाइज सिलेंडर के रेट से करने का दुष्प्रचार आप चाहे जितना कर ले, गुजरात की जनता और देश की जनता भली बात जानती है कि देश की जनता को कौन लूट रहा था। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बातें तो आप करते थे, लेकिन इस देश में 10 करोड़ से अधिक लोगों के पास खाते नहीं थे। 40 करोड़ लोगों के जनधन खाते खुलवाने के कारण ही महामारी जब आई, कोरोना जैसी सहस्राब्दी की सबसे भयंकर महामारी आई, तो उस महामारी में लोगों को तत्काल लाभ पहुंचाया। श्रीमान राजीव गांधी कहते थे 1 रुपए में दिल्ली से भेजता हूं, 85 पैसे रास्ते में लोग खा जाते हैं, कांग्रेसी दलाल खा जाया करते थे। और आज जो है 1 रुपए हम भेजते हैं तो 1 रुपए जो है लाभार्थी के खाते में सीधे पहुंचता है। इसको रामराज कहते हैं। सौभाग्य योजना के तहत लोगों के घरों में बिजली पहुंची, 70 वर्षों तक बिजली नहीं पहुंचाई थी। ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान फिर हम उसी बहस में जा रहे हैं जो हमारे दर्शकों ने ताल ठोके में लगातार देखी है। अब उनके सवालों का उत्तर भी नहीं दो। अदिति जी तो मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं चलता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, जैसे उत्तर देने लगता हूँ आप मुझे टोक देती है। नहीं सर, मैं आपको ना, मैंने आपको टोका है प्रेम शुक्ला जी, और ना मैं उन्हें टोकती हूँ, लेकिन डिबेट को मुद्दे पर लाना एज अ मॉडरेटर मेरी जिम्मेदारी है प्रेम शुक्ला जी। तो मैं मुद्दे पर लेकर आ रही हूँ और मेरा काम है उसे मुद्दे पर रखना। प्रेम शुक्ला जी, आपसे उन्होंने जो सवाल पूछा मैंने आपसे ना पूछा हो, आपको जवाब ना देने का मौका दिया हो, तो प्रेम शुक्ला जी आपकी शिकायत मैं समझ सकती हूँ। तो सर वाद विवाद है, वो सवाल आपको काउंटर करना चाह रहे हैं, उनका काउंटर लीजिए प्रेम शुक्ला जी। काम करे, मुबारक है, धन्यवाद। प्रेम शुक्ला जी जवाब ले लीजिए। अभय दुबे जी। अदिति जी बहुत अच्छी बात की प्रेम शुक्ला जी ने याद दिलाया। 12 सिलेंडर कांग्रेस की सरकार में सब्सिडाइज मिलते थे। 1,40,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर, गैस पर, केरोसिन पर, शक्कर तक मिला करती थी कंट्रोल से, जो इन्होंने बंद कर दी 2017 से। 27 लाख करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर लोगों की जेब पर। अब अदिति जी उनसे बुलवाइए, आप मुझे तो टोक रही थी, या तो मुझे जवाब देने का अवसर दीजिए हर मुद्दे का, या अगर आपने कांग्रेस की सुपारी अगर बनाने के लिए जी न्यूज बैठा है तो क्षमा कीजिए। धन्यवाद। प्रेम शुक्ला जी आप क्या कह रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं सर? देखिए, जो बताया गया अधिकारियों द्वारा, यहाँ पर मैं मणिनगर में हूँ जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधायक के तौर पर 3 बार जीते थे। यहाँ पर हमें बताया गया कि प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से चल दिए हैं और चंद मिनटों बाद ही वो तस्वीर आपको दिखाई देगी नरोदा से, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होने वाला है। हालांकि जो पहले बताया गया था 4:30 बजे का, उसमें थोड़ी देरी हुई है। शायद प्रधानमंत्री, चूंकि इस पुष्पांजलि यात्रा नाम बीजेपी दिया है, लेकिन रोड शो है, हो सकता है प्रधानमंत्री ने सोचा होगा कि 5 बजे जब वोटिंग खत्म हो जाए उसके बाद ये किया जाए, क्योंकि विपक्षी दल ये आरोप लगा सकता था कि वोटरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये रोड शो कर रहे हैं। पहले 3 साढ़े 3 बजे का था, उसका काफिला यहाँ पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफिले की तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक जी न्यूज पर देख पा रहे हैं, किस तरह से फूलों से, और साथ ही बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं और प्रधानमंत्री के फॉलोअर्स हैं रोड के एक तरफ, वो भी दिखाई दे रहे हैं। और अपने दर्शकों को हम ये भी लगातार बता रहे हैं कि कैसे 14 विधानसभा सीटों को ये रोड शो कवर करेगा। 54 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है और प्रधानमंत्री का ये रोड शो, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कुछ ही क्षणों में इसकी शुरुआत होने जा रही है। फूलों से सजा हुआ वाहन अभी आपने देखा, और रविंद्र कुमार और ज्यादा इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचा रहे हैं। रविंद्र, 14 विधानसभा सीटों को कवर करने की बात इस रोड शो के माध्यम से की जा रही है, और कौन सी ऐसी बातें जो कि हमारे दर्शकों के लिए दिलचस्प होंगी, और प्रधानमंत्री की मौजूदगी और प्रधानमंत्री को जिस तरह से गुजरात का लाल बीजेपी लगातार बताती आई है, बताना भूलती नहीं है। और अब हम प्रधानमंत्री को भी यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने समर्थकों की तरफ वेव करते हुए, और बड़ी मुस्कुराहट, बड़ी मुस्कान उनके चेहरे पर, और बड़ी संख्या में जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो रोड के दोनों तरफ मौजूद है। रविंदर, जो आपने कहा कि कौन सा ऐसा दिलचस्प, सबसे पहले तो ये बता दूं कि जब ये रोड शो खत्म होगा, ये गांधीनगर दक्षिण क्षेत्र में जाकर ये खत्म होगा, और वहां से अल्पेश ठाकुर खड़े हैं। कहा जाता है कि अल्पेश ठाकुर का वो जो सीट है वो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का ये रोड शो पूरी तरह से रणनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर तैयार किया गया। अहमदाबाद का 14 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए ये गांधीनगर साउथ में जाकर खत्म होगा, जहां से अल्पेश ठाकुर है, जो 2017 में बीजेपी के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ
ताल ठोके हुए थे, इस बार बीजेपी में शामिल है, बीजेपी के उम्मीदवार हैं और वो सीट किसी भी सूरत में जीतना है, ये बीजेपी की एक सोच है। और इसलिए ये जब कारवां खत्म होगा, ये पुष्पांजलि यात्रा खत्म होगा, अब रोड शो कहा जा सकता है, ये खत्म होगा तो वो अल्पेश ठाकोर के क्षेत्र में जाकर खत्म होगा। तो कहीं ना कहीं जो इन्फ्लुएंस है, और न सिर्फ ये अहमदाबाद और गांधीनगर बल्कि इसके आसपास का जितने क्षेत्र हैं वो करीब 25 से 30 जो विधानसभा क्षेत्र है उस सब पर कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री का रोड शो ये असर डालने वाला होगा, ऐसा बीजेपी का मानना है। और इसे पहले भी हम लोगों ने देखा है कि इसका किस तरह से रोड शो में असर होता है। जब पूरे सड़क पर कह सकते हैं कि अहमदाबाद के पूरी सड़कों पर लोग खड़े हैं, घंटों से खड़े हैं, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सभी महिलाएं, सभी खड़े। आप यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहे हैं मणिनगर, जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विधायक थे, 3 बार हैट्रिक यहाँ पर विधायक थे, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इनका मानना है कि उनके विधायक रहे हैं, उनके अपने घर के हैं और अब प्रधानमंत्री है तो उनके साथ में आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग, प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं मणिनगर में? ये अभी स्टैचू इनॉग्रेशन के लिए आ रहे हैं। इस टाइम 100% बीजेपी आएगी, कांग्रेस का कोई चांस नहीं है यहाँ पे आने का। अहमदाबाद में इस बार मोदी सरकार आएगी, बस मोदी सरकार ही आएगी। क्या बोलो? मोदी सरकार ही आवा। अच्छा, अभी तो आप वोट नहीं डाल सकते हो लेकिन मोटा उम्मीद है वोट नहीं डाल सकता हूँ लेकिन उम्मीद है। अमित दुबे जी, यहाँ पर प्रधानमंत्री के रोड शो की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। समर्थक जो है वो रोड के दोनों तरफ मौजूद, प्रधानमंत्री उनकी तरफ वेव करते हुए। लेकिन आपकी पार्टी से जो आपकी विरोधी पार्टियां हैं वो यही पूछती रही कि आपकी पार्टी के स्टार कैंपेनर्स कहाँ रह गए। राहुल गांधी सिर्फ 2 रैली, प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर भी सवाल उठे, सोनिया गांधी जी नहीं गई। अदिति जी, गुजरात, मैं कल ही गुजरात से लौटा हूँ। गुजरात प्रांत के प्रत्येक परिवार में राहुल गांधी जी के 8 वचन घर घर पहुंच रहे हैं। चाहे वो 3 लाख रुपए तक किसानों का कर्ज माफ हो, 300 यूनिट तक बिजली का बिल माफ की बात हो, 1,38,00,000 कंज्यूमर, डोमेस्टिक कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी के हैं, 90% को फायदा मिलने वाला है, 53 लाख किसानों को फायदा मिलने वाला है। ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू कर मेरा जो सवाल है सर, प्लीज उस सवाल का आप जवाब दें मुझे। राहुल गांधी, हमें जिस तरह से 2017 में उनकी रैलियां हमें देखने को मिली थी, उस तरह का प्रचार आपके विरोधी बार बार ये सवाल उठा रहे हैं, बल्कि उनका दावा है कि कांग्रेस पार्टी हार रही है, इसलिए आपकी पार्टी के बड़े नेता नहीं पहुंचे वहां पर। देखिए, राहुल गांधी जी ने रैलियां की भी है। मैं तो पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि दिन रात फिर प्रधानमंत्री क्यों गुजरात की सड़कों पर उतरे हुए हैं, उसका जवाब दे दीजिए। आप तो कह रहे हैं कि गुजरात में बहुत काम किया हम लोगों ने, गुजरात मॉडल करके देश में प्रस्तुत किया। 2002 में जब 127 सीटें अधिसंख्य मिली थी बीजेपी को मोदी जी के नेतृत्व में, उसके बाद के इलेक्शन में 117 सीटें मिली, उसके बाद 115 हुई और लास्ट इलेक्शन में 99, सिर्फ 7 सीटें ज्यादा जीत पाए बहुमत से। क्यों हार की कगार पर आकर खड़े हो गए? तब तो प्रचंड बहुमत से दिल्ली में सरकार में आए थे मोदी जी। अगर करिश्मा होता तो आज भी इतनी रोड शो, इतनी रैलियां प्रधानमंत्री जी को नहीं करनी पड़ रही होती। तो प्रधानमंत्री जवाब ले लीजिए। अजय आलोक हमारे साथ है। अजय आलोक ये कह रहे हैं कि जब बीजेपी इतनी आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी को क्यों उतरना पड़ रहा है? लीडर ऑलवेज लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। जो एक नेता होता है वो सबसे आगे बढ़ के नेतृत्व करता है, और प्रधानमंत्री बनने के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, गुजरात के बेटे हैं। ये गुजरात की जनता उनको मानती है। ये जो रोड पे आप भीड़ देख रही हैं, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, अभय जी भी देख रहे हैं, क्या आपको लगता है ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं? ये आम जनता है जो निकल के आई है। और आज की तारीख में, इस जनरेशन में, प्रधानमंत्री के समकक्ष में भारत में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको हर शहर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अलावा एक आम जनता का इतना समर्थन मिल रहा है। ये आस की भीड़ है, ये उम्मीद की भीड़ है, ये कोई नकली भीड़ नहीं है। आज ये आपको हिसाब से जुमले खाने वालों की भीड़ नहीं है, ये प्यार है, इसलिए प्रधानमंत्री नेतृत्व कर रहे हैं। एक 72 साल की उम्र में का आदमी लगातार इतनी मेहनत कर रहा है क्योंकि वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है। इसको कहते हैं किलिंग इंस्टिंक्ट, जो प्रधानमंत्री में हमेशा से रहा है, जो लोगों ने देखा है। चाहे वो 14 का चुनाव हो, चाहे 19 का चुनाव हो, चाहे कहीं का चुनाव, जीते चाहे हारे, लेकिन अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी शक्ति उसमें झोंक देते हैं।
और यही नेताओं को करना चाहिए अपने दल के लिए। वही प्रधानमंत्री करके एक उदाहरण सेट कर रहे हैं। ठीक है, बेंचमार्क उन्होंने सेट किया है। अबे दुबे जी, आपको जवाब मिल गया होगा। यहाँ पे अजय आलोक कह रहे हैं कि एक अच्छा नेता वही होता है जो फ्रंट से लीड करता है। लीडर का काम ही है कि वो फ्रंट से लीड करे। देखिए, दो तरीके हैं फ्रंट से लीड करने के। एक तो गुजरात की प्रगति, समृद्धि, उत्थान के लिए लीड करते, अच्छे गवर्नेंस का मॉडल देते। वो तो दिखाई नहीं दिया। मैंने बहुत सारे मुद्दे अभी आपको गिनाए, फिर गिना सकता हूं। 7 जिले ऐसे थे और देश के किसी प्रांत में ऐसा नहीं हुआ। 33 में से गुजरात के 7 जिले ऐसे थे कि पिछली बार जी जान झोंकने के बाद 150 सीट पार का नारा देने के बाद 7 जिलों में 0 सीट आई। गिर सोमनाथ हो, मोरबी हो, डंग हो, नर्मदा हो, 7 जिलों में एक भी सीटें नहीं मिली इनको। और उसके बाद खरीद फरोख्त चालू की इन्होंने। क्या आवश्यकता थी? अगर आपके पास इतना अच्छा अगर आपने काम किया होता तो इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। गुजरात के चप्पे चप्पे पर जहरीली शराब और ड्रग का राज स्थापित हो गया है। गुजरात के ठीक है सर, अब वापस उन्हीं क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स में हम जा रहे हैं। वारिस पठान हमारे साथ है। वारिस पठान, गिरिराज सिंह कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी जिन्ना है। देखिए, ये अभी इनके पास, बीजेपी के पास कोई मुद्दे तो नहीं बचे। आदित्य जी अगर काम किया होता तो ये सब लाने की जरूरत नहीं थी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान और जिन्ना नहीं होते तो शायद भाजपा चुनाव भी नहीं लड़ती। अब चुनाव के पहले इनको याद आ जाते जिन्ना। अरे ये बेवकूफ लोग हैं, इनको समझना चाहिए कि हम लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने 1947 में जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया और हम हमारे देश में बाय बर्थ और बाय चॉइस आज रह रहे हैं। और वारिस पठान आपके साथ बैठकर डिबेट कर रहा है, मगर इन लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं है। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि मोदी जी 15 लाख रुपया कब मिलेगा, मोदी जी 2 करोड़ युवाओं को आपको रोजगार देना था, लेकिन आज तो देश का करोड़ों युवा बेरोजगार घूम रहा है। अब वो सब चीज से ध्यान भटकाने के लिए ये सबके सब अब आ गए, यूसीसी पे आ गए, जिन्ना पे आ गए। अरे जिन्ना की कबर पे वारिस पठान के दादा नहीं गए थे, अडवाणी जी गए थे। पाकिस्तान में मोदी जी चले गए बिरयानी खाने के लिए। ये याद करने की जरूरत क्यों पड़ती है? पता है ना आदित्य जी, अगर काम किया होता ना 27 साल सत्ता में रहने के बाद, तो इस तरह की अपशब्द यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। मगर क्या करे, कोई इनके पास मुद्दे बचे ही नहीं है। विकास, डेवलपमेंट, ये तो सबको इन्होंने खड्डों में डाल दिया है। मगर गुजरात की जनता जनार्दन है। देखिए, जो बताया गया अधिकारियों द्वारा, यहाँ पर मैं मणिनगर में हूँ जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधायक के तौर पर 3 बार जीते थे। यहाँ पर हमें बताया गया कि प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से चल दिए हैं और चंद मिनटों बाद ही वो तस्वीर आपको दिखाई देगी नरोदा से, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होने वाला है। हालांकि जो पहले बताया गया था 4:30 बजे का, उसमें थोड़ी देरी हुई है। शायद प्रधानमंत्री, चूंकि इस पुष्पांजलि यात्रा नाम बीजेपी दिया है, लेकिन रोड शो है। हो सकता है प्रधानमंत्री ने सोचा होगा कि 5 बजे जब वोटिंग खत्म हो जाए उसके बाद ये किया जाए, क्योंकि विपक्षी दल ये आरोप लगा सकता था कि वोटरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये रोड शो कर रहे हैं। पहले 3 साढ़े 3 बजे का था, उसके बाद काफिला यहाँ पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफिले की तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक जी न्यूज पर देख पा रहे हैं। किस तरह से फूलों से, और साथ ही बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं और प्रधानमंत्री के फॉलोअर्स हैं रोड के एक तरफ, वो भी दिखाई दे रहे हैं। और अपने दर्शकों को हम ये भी लगातार बता रहे हैं कि कैसे 14 विधानसभा सीटों को ये रोड शो कवर करेगा। 54 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है और प्रधानमंत्री का ये रोड शो, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कुछ ही क्षणों में इसकी शुरुआत होने जा रही है। फूलों से सजा हुआ वाहन अभी आपने देखा और रविंद्र कुमार और ज्यादा इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचा रहे हैं। रविंद्र, 14 विधानसभा सीटों को कवर करने की बात इस रोड शो के माध्यम से की जा रही है, और कौन सी ऐसी बातें जो कि हमारे दर्शकों के लिए दिलचस्प होंगी, और प्रधानमंत्री की मौजूदगी और प्रधानमंत्री को जिस तरह से गुजरात का लाल बीजेपी लगातार बताती आई है, बताना भूलती नहीं है। और अब हम प्रधानमंत्री को भी यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने समर्थकों की तरफ वेव करते हुए और बड़ी मुस्कुराहट, बड़ी मुस्कान उनके चेहरे पर, और बड़ी संख्या में जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो रोड के दोनों तरफ मौजूद है। रविंदर, जो आपने कहा कि कौन सा ऐसा दिलचस्प, सबसे पहले तो ये बता दूं कि जब ये रोड शो खत्म होगा, ये गांधीनगर दक्षिण क्षेत्र में जाकर ये खत्म होगा और वहां से अल्पेश ठाकुर खड़े हैं। कहा जाता है कि अल्पेश ठाकुर का वो जो सीट है वो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का ये रोड शो पूरी तरह से रणनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर तैयार किया गया। अहमदाबाद का 14 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए
ये गांधीनगर साउथ में जाकर खत्म होगा, जहां से अल्पेश ठाकोर है जो 2017 में बीजेपी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ताल ठोके हुए थे, इस बार बीजेपी में शामिल है, बीजेपी के उम्मीदवार हैं और वो सीट किसी भी सूरत में जीतना है, ये बीजेपी की एक सोच है। और इसलिए ये जब कारवां खत्म होगा, ये पुष्पांजलि यात्रा खत्म होगा, अब रोड शो कहा जा सकता है, ये खत्म होगा तो वो अल्पेश ठाकोर के क्षेत्र में जाकर खत्म होगा। तो कहीं ना कहीं जो इन्फ्लुएंस है, और न सिर्फ ये अहमदाबाद और गांधीनगर बल्कि इसके आसपास का जितने क्षेत्र हैं वो करीब 25 से 30 जो विधानसभा क्षेत्र है उस सब पर कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री का रोड शो ये असर डालने वाला होगा, ऐसा बीजेपी का मानना है। और इसे पहले भी हम लोगों ने देखा है कि इसका किस तरह से रोड शो में असर होता है। जब पूरे सड़क पर कह सकते हैं कि अहमदाबाद के पूरी सड़कों पर लोग खड़े हैं, घंटों से खड़े हैं, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सभी महिलाएं, सभी खड़े। आप यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहे हैं मणिनगर, जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विधायक थे, 3 बार हैट्रिक यहाँ पर विधायक थे। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इनका मानना है कि उनके विधायक रहे हैं, उनके अपने घर के हैं और अब प्रधानमंत्री है तो उनके साथ में आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग, प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं मणिनगर में? ये अभी स्टैचू इनॉग्रेशन के लिए आ रहे हैं। इस टाइम 100 टका बीजेपी आएगी, कांग्रेस का कोई चांस नहीं है यहाँ पे आने का। इस बार मोदी सरकार आएगी, बस मोदी सरकार ही आएगी। क्या बोलो? मोदी सरकार ही आवा। अच्छा, अभी तो आप वोट नहीं डाल सकते हो, लेकिन मोटा है, उम्मीद है। वोट नहीं डाल सकता हूँ लेकिन उम्मीद है। अमित दुबे जी, यहाँ पर प्रधानमंत्री के रोड शो की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। समर्थक जो है वो रोड के दोनों तरफ मौजूद, प्रधानमंत्री उनकी तरफ वेव करते हुए। लेकिन आपकी पार्टी से जो आपकी विरोधी पार्टियां हैं वो यही पूछती रही कि आपकी पार्टी के स्टार कैंपेनर्स कहाँ रह गए। राहुल गांधी सिर्फ 2 रैली, प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर भी सवाल उठे, सोनिया गांधी जी नहीं गई। अदिति जी, गुजरात, मैं कल ही गुजरात से लौटा हूँ। गुजरात प्रांत के प्रत्येक परिवार में राहुल गांधी जी के 8 वचन घर घर पहुंच रहे हैं। चाहे वो 3 लाख रुपए तक किसानों का कर्ज माफ हो, 300 यूनिट तक बिजली का बिल माफ की बात हो, 1 करोड़ 38 लाख कंज्यूमर, डोमेस्टिक कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी के हैं, 90% को फायदा मिलने वाला है, 53 लाख किसानों को फायदा मिलने वाला है। ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू कर, मेरा जो सवाल है सर, प्लीज उस सवाल का आप जवाब दें मुझे। राहुल गांधी, हमें जिस तरह से 2017 में उनकी रैलियां हमें देखने को मिली थी, उस तरह का प्रचार आपके विरोधी बार बार ये सवाल उठा रहे हैं, बल्कि उनका दावा है कि कांग्रेस पार्टी हार रही है, इसलिए आपकी पार्टी के बड़े नेता नहीं पहुंचे वहां पर। देखिए, राहुल गांधी जी ने रैलियां की भी है। मैं तो पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि दिन रात फिर प्रधानमंत्री क्यों गुजरात की सड़कों पर उतरे हुए हैं, उसका जवाब दे दीजिए। आप तो कह रहे हैं कि गुजरात में बहुत काम किया हम लोगों ने, गुजरात मॉडल करके देश में प्रस्तुत किया। 2002 में जब 127 सीटें अधिसंख्य मिली थी बीजेपी को मोदी जी के नेतृत्व में, उसके बाद के इलेक्शन में 117 सीटें मिली, उसके बाद 115 हुई और लास्ट इलेक्शन में 99, सिर्फ 7 सीटें ज्यादा जीत पाए बहुमत से। क्यों हार की कगार पर आकर खड़े हो गए? तब तो प्रचंड बहुमत से दिल्ली में सरकार में आए थे मोदी जी। अगर करिश्मा होता तो आज भी इतनी रोड शो, इतनी रैलियां प्रधानमंत्री जी को नहीं करनी पड़ रही होती। तो प्रधानमंत्री, जवाब ले लीजिए। अजय आलोक हमारे साथ है। अजय आलोक ये कह रहे हैं कि जब बीजेपी इतनी आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी को क्यों उतरना पड़ रहा है? लीडर ऑलवेज लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। जो एक नेता होता है वो सबसे आगे बढ़ के नेतृत्व करता है। और प्रधानमंत्री बनने के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, गुजरात के बेटे हैं। ये गुजरात की जनता उनको मानती है। ये जो रोड पे आप भीड़ देख रही हैं, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, अभय जी भी देख रहे हैं, क्या आपको लगता है ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं? ये आम जनता है जो निकल के आई है। और आज की तारीख में, इस जनरेशन में, प्रधानमंत्री के समकक्ष में भारत में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको हर शहर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अलावा एक आम जनता का इतना समर्थन मिल रहा है। ये आस की भीड़ है, ये उम्मीद की भीड़ है, ये कोई नकली भीड़ नहीं है। आज ये आपको हिसाब से जुमले खाने वालों की भीड़ नहीं है, ये प्यार है, इसलिए प्रधानमंत्री नेतृत्व कर रहे हैं। एक 72 साल की उम्र में का आदमी लगातार इतनी मेहनत कर रहा है क्योंकि वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है। इसको कहते हैं किलिंग इंस्टिंक्ट, जो प्रधानमंत्री में हमेशा से रहा है, जो लोगों ने देखा है। चाहे वो 14 का चुनाव हो, चाहे 19 का चुनाव हो, चाहे कहीं का चुनाव हो, जीते चाहे हारे, लेकिन अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी शक्ति उसमें झोंक देते हैं।
और यही नेताओं को करना चाहिए अपने दल के लिए। वही प्रधानमंत्री करके एक उदाहरण सेट कर रहे हैं। ठीक है, बेंचमार्क उन्होंने सेट किया है। अबे दुबे जी, आपको जवाब मिल गया होगा। यहाँ पे अजय आलोक कह रहे हैं कि एक अच्छा नेता वही होता है जो फ्रंट से लीड करता है। लीडर का काम ही है कि वो फ्रंट से लीड करे। देखिए, दो तरीके हैं फ्रंट से लीड करने के। एक तो गुजरात की प्रगति, समृद्धि, उत्थान के लिए लीड करते, अच्छे गवर्नेंस का मॉडल देते। वो तो दिखाई नहीं दिया। मैंने बहुत सारे मुद्दे अभी आपको गिनाए, फिर गिना सकता हूं। 7 जिले ऐसे थे और देश के किसी प्रांत में ऐसा नहीं हुआ। 33 में से गुजरात के 7 जिले ऐसे थे कि पिछली बार जी जान झोंकने के बाद 150 सीट पार का नारा देने के बाद 7 जिलों में 0 सीट आई। गिर सोमनाथ हो, मोरबी हो, डंग हो, नर्मदा हो, 7 जिलों में एक भी सीटें नहीं मिली इनको। और उसके बाद खरीद फरोख्त चालू की इन्होंने। क्या आवश्यकता थी? अगर आपके पास इतना अच्छा अगर आपने काम किया होता तो इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। गुजरात के चप्पे चप्पे पर जहरीली शराब और ड्रग का राज स्थापित हो गया है। गुजरात के ठीक है सर, अब वापस उन्हीं क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स में हम जा रहे हैं। वारिस पठान हमारे साथ है। वारिस पठान, गिरिराज सिंह कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी जिन्ना है। देखिए, ये अभी इनके पास, बीजेपी के पास कोई मुद्दे तो नहीं बचे। आदित्य जी अगर काम किया होता तो ये सब लाने की जरूरत नहीं थी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान और जिन्ना नहीं होते तो शायद भाजपा चुनाव भी नहीं लड़ती। अब चुनाव के पहले इनको याद आ जाते जिन्ना। अरे ये बेवकूफ लोग हैं, इनको समझना चाहिए कि हम लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने 1947 में जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया और हम हमारे देश में बाय बर्थ और बाय चॉइस आज रह रहे हैं। और वारिस पठान आपके साथ बैठकर डिबेट कर रहा है, मगर इन लोग के पास कोई मुद्दे नहीं है। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि मोदी जी 15 लाख रुपया कब मिलेगा, मोदी जी 2 करोड़ युवाओं को आपको रोजगार देना था, लेकिन आज तो देश का करोड़ों युवा बेरोजगार घूम रहा है। अब वो सब चीज से ध्यान भटकाने के लिए ये सबके सब अब आ गए, यूसीसी पे आ गए, जिन्ना पे आ गए। अरे जिन्ना की कबर पे वारिस पठान के दादा नहीं गए थे, अडवाणी जी गए थे। पाकिस्तान में मोदी जी चले गए बिरयानी खाने के लिए। ये याद करने की जरूरत क्यों पड़ती है? पता है ना आदित्य जी, अगर काम किया होता ना 27 साल सत्ता में रहने के बाद, तो इस तरह की अपशब्द यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। मगर क्या करे, कोई इनके पास मुद्दे बचे नहीं है। विकास, डेवलपमेंट, ये तो सबको इन्होंने खड्डों में डाल दिया है। मगर गुजरात की जनता जनार्दन है, गुजरात की जनता समझदार है। जनार्दन है ही लोकतंत्र में, जनता ही जनार्दन होती है। बिल्कुल। और जनता का ही दिन आज था और जनता का ही दिन 5 तारीख को होगा। लेकिन गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों को भड़काने का काम करते हैं असदुद्दीन ओवैसी। जब वो जिन्ना उन्हें कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों को बरगलाने का काम करते हैं, भड़काने का काम करते हैं। वो लोग कौन थे जो दिल्ली के सड़क पे मंच के ऊपर खड़े रहकर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े रहकर बोल रहे थे कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो? वो कौन लोग थे? वो कौन भड़का रहा था जो धर्म सांसद के नाम पर बच्चों को बोल देते थे बेटा कलम छोड़ दे, तलवार उठा, मुसलमानों का नरसंहार कर दे? वो कौन थे जो बलात्कारियों को संस्कारी बता रहे थे? कौन थे वो लोग? उनके बारे में नहीं बोलेंगे ये। इनको चुनाव के पहले ही सब याद आ जाता है। यूसीसी भी इनको याद आ गया, इनको हर चीज याद आ गई। अरे अदिति जी, अब तो ये बात हो गई, वहां भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आज हमारी लड़ाई तो देखिए अदिति, सबसे हमारे लिए एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस है, तीसरी तरफ हमारे पास छोटा रिचार्ड दिल्ली से आया हुआ वो है। ये सबके पास मुद्दे नहीं बचे। झूठ की बुनियाद के ऊपर ये निकल पड़े, मगर झूठ चलेगा नहीं ज्यादा दिन। झूठ का अंत है और गुजरात की आवाम के पास अब एक विकल्प है। विकल्प मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और वो विकल्प कितनी सीटों पर है वारिस पठान? वो विकल्प कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? 13 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। 14 पर आपने प्रत्याशी उतारे थे, एक प्रत्याशी ने आपके साथ नहीं दिया, तो 13 सीटों से आप गुजरात की 182 मेंबर असेंबली की तस्वीर बदलने जा रहे हैं। 169 सीट हमने छोड़ दिया ये कांग्रेस और छोटा रिचार्ड पे। जाओ हरा के दिखाओ भाजपा को, चलिए ताकत है ना तुम में, हराओ। अरे हम तो लड़ रहे हैं ना पहली मर्तबा डेमोक्रेसी के अंदर। आदित्य जी, चुनाव लड़ना चाहिए, डेमोक्रेसी मजबूत होती है, संविधान ने सबको अधिकार दिया। हम भी पहली मर्तबा लड़ रहे हैं, कोई हम यहाँ के वेटरन तो है नहीं, पहली मर्तबा चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, और उसके अंदर 13 सीट है। बिल्कुल एक जन तो ठीक है, आप 13 सीटों पर चुनाव लड़कर गुजरात की तस्वीर बदल देंगे, ऐसा आप दावा कर रहे हैं। अजय आलोक ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है, तभी तो कभी यूसीसी ले आते हैं, कभी आफ्ताब की बात करने लगते हैं, कभी राम मंदिर का जिक्र करने लगते हैं, कभी ने आर्टिकल 370 याद आ जाता है। भाई बीजेपी अपने एजेंडे पे नहीं चलेगी तो क्या इनके एजेंडे पे चलेगी? समस्या यह है कि बीजेपी जब अपने एजेंडे पे चलती है
तो कहीं ना कहीं उसको जन समर्थन मिलता है और लोगों का भरोसा मिलता है और लगता है कि ये देश का एजेंडा बन गया, जिससे इन लोगों को बहुत तकलीफ होने लगती है। अब कल अमित शाह जी ने कहा कि हम कट्टरपंथी सेल बनाएंगे और इससे दंगाई, आतंकी सबको रोकने में मुक्ति मिलेगी। कल से ये लोग भड़क गए। कट्टरपंथी सेल से इनको चिढ़कने की क्या जरूरत है? कट्टरपंथी सेल क्या हर देश में होना नहीं चाहिए? क्या रेडिकलिज्म के लिए ये देश तैयार है? तो उसमें ये कहेंगे मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। अरे दुनिया में हर चीज क्या मुसलमानों को ध्यान में रख के की जाती है क्या? मानवता कोई चीज होती है कि नहीं? हिंदुस्तान नाम की कोई चीज है कि नहीं कि हर चीजें मुसलमान है? अगर कोई कहता है जिन्ना, मैं तो शुरू से कहता हूं मुस्लिम लीग पार्ट 2 बनने की तैयारी में है ओवैसी। वो चाहते हैं कि इस देश का सारा मुसलमान उनको नेता माने, जो मानने को तैयार नहीं है। तो भैया ये प्रॉब्लम भारतीय जनता पार्टी या अन्य हिंदुस्तानियों की नहीं है, ये प्रॉब्लम ओवैसी जी की है कि पहले मुसलमानों के बीच में अपनी क्रेडिबिलिटी जाके स्थापित करें, और नहीं तो प्रयास करते रहे। तो करत प्रयास हमेशा मिलती है सफलता मुस्लिम लीग पार्ट 2 बनने के लिए। ठीक है, जवाब ले लीजिए। मुस्लिम लीग पार्ट 2 के लिए असदुद्दीन ओवैसी लगातार प्रयास कर रहा है, ये आरोप आप सुन रहे हैं अजय आलोक लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं मुसलमान उनको नेता नहीं चुन रहा, तो बीजेपी की दिक्कत थोड़ी है ये। देखिए अजय आलोक ने कितनी गंदी बात की। उन्होंने कहा तो क्या खाली मुसलमानों के लिए बात करेंगे? अरे मुसलमानों के लिए बात आपने की कब है? और अजय आलोक, मुसलमान इस देश का अहम हिस्सा है। आजादी की लड़ाई में अपने हमारी जानें गंवाई है, तब जाके देश आजाद हुआ है। आप लोग तो थे भी नहीं आजादी की लड़ाई में। आरएसएस तो ब्रिटिशरों के तलवे चाट रहा था। आज हमको नेशनलिज्म की बात बता रहे हो। और क्यों नहीं? मुसलमान इस देश का अहम हिस्सा है। मोदी जी 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है, मगर मेजोरिटी अपीसमेंट पॉलिटिक्स करने के अंदर मानते हैं वो। और उससे बड़ा होड़ लग गई है कौन बड़ा हिंदू। तो केजरीवाल जी बोलते हैं, छोटा रिचार्ड जिसका हमने नाम दिया है, वो बोलता है हिंदू तो हिंदुत्व की बात करूंगा। अरे तो भाई सेक्युलरिज्म के अंदर रह रहे, सेक्युलरिज्म संविधान को खत्म कर दो, फिर आप लड़िए ना इसी बेस के ऊपर। वोट हिंदुत्व के वोट लीजिए, फिर आपको मुसलमानों के वोट की जरूरत क्या है? फिर क्यों आ रहे हो सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए? इतने सालों से तो आपने बनाया। अरे ये बहुत, मैं बता रहा हूँ, छोटा रिचार्ज भी जो है ना आदित्य जी, आरएसएस का पिट्ठू है, आरएसएस का भेजा हुआ पिट्ठू। ये कम नहीं है, ये एक ही सिक्के के सब चट्टे बट्टे हैं। चाहे भाजपा हो, चाहे ये छोटा रिचार्ज हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सब के सब एक ही चीज में मानते हैं। इनको पता है कि मुसलमान का वोट कहाँ जाएगा, दलित का वोट कहाँ जाएगा, ये तो हमारा वोट बैंक है, हमको मिलेगा ही। मगर याद रखो, ठीक है, चलिए कांग्रेस पार्टी से भी एक जवाब ले लीजिए। अभय दुबे जी, उम्मीद करती हूँ इस बार आप इनके सवाल का जवाब देंगे। सर ये कह रहे हैं आपकी पार्टी ये मानकर ही बैठी है कि मुसलमान के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें ही वोट करना पड़ेगा, और आप सब मिले हुए हैं। अगर ये किसी को छोटा रिचार्ज कह रहे हैं तो ये नहीं भूलें कि ये भी भाजपा की प्रीपेड सिम है, 2 GB डेटा फ्री के साथ प्रतिदिन। क्या बात करती हैं आप? वो तेलंगाना की पार्टी ओल्ड हैदराबाद की 8 सीटें लड़ती, बाकी जहां भाजपा चिन्हित करके देती वहां पर ये सीटें लड़ते हैं। जहां तक बात रही कट्टरपंथ की, तो अजय आलोक जी, एसडीपीआई का नाम तो सुना ही होगा आपने। पीएफआई को आतंकी संगठन कह के प्रतिबंधित कर दिया, और उसका राजनीतिक संगठन वो फल फूल रहा है देश में। वो कर्नाटका में क्योंकि वो पोलराइजेशन कराता है, इसलिए उसको खुली छूट दे रखी है आपने। क्या दावते इस्लामी के 2000 दान पात्र अहमदाबाद में नहीं पकड़ा है अभी? कराई क्या एनआईए की इससे जांच? पूछिए अगर भारतीय जनता पार्टी से एनआईए को जांच सौंपी हो तो। अभी हिम्मतनगर में, खंभात में, द्वारका में दंगे हुए, बंजारावास में पलायन करना पड़ा लोगों को। वो राहुल ने बयान दिया कि 3-3 दिन तक पेट्रोल बम मारे 50 परिवारों ने पलायन किया। ये कहां हुआ? गुजरात प्रांत में नहीं हुआ, जो अमित शाह कह रहे हैं कि साहब दंगे नहीं हुए, यहाँ सब जगह संपन्नता है। तो अपने दामन की सियाही तो मिटा लो पहले, दूसरे पे इल्जाम लगाने वाले। ठीक है, अब आप जवाब ले लीजिए। पहले लीजिए वारिस पठान का जवाब। वारिस पठान का जवाब लीजिए। वारिस पठान ये कह रहे हैं आप आम आदमी पार्टी को तो छोटा रिचार्ज बता रहे हैं, और आप, अगर मैं अभय दुबे जी सही सुन पाई, तो प्रीपेड सिम 2 GB डेटा फ्री का आपने AIM को। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की ये तो प्रीपेड सिम है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की प्रीपेड सिम विद 2 GB डेटा फ्री, AIM ये कह रही है कांग्रेस पार्टी। ये जितना इन्होंने बोला ना 2G, 3G, AG, बी टीम, ये सारी के सारी कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की। असल बी टीम भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस है। 27 साल से क्यों जीतने दे रहे हैं लोग भाजपा को? चलिए बताइए। ये बी टीम है इसीलिए भाजपा को जीतने दे रहे हैं ना। अरे आदित्य जी, इनमें ताकत नहीं, हिम्मत नहीं हराने की भाजपा को। 27 साल लोगों ने इनको वोट दिया, इनमें ताकत नहीं थी हराने की।
अब लोग हमारे साथ है, हमें हराने की क्षमता, हमें ताकत हराएंगे तो इनके पेट में दर्द हो जाता है, कभी गाली गलौज पे आ जाते हैं, कभी बी टीम सी टीम। अरे नहीं, अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करो, आप में कमी जो है उसको दूर करो। आपका एक घमंड, आपका अहंकार आपको कहीं का नहीं छोड़ा है देश में, टाइम टाइम पीछे आपका हर तरफ से। गुजरात में भी कहीं नहीं है, आप कुछ नहीं है, ये समझ के चलो। और हम विकास की बात कर रहे हैं, काम की। फिर आप मुसलमानों को 90% वोट चाहिए, पर करना क्या है उनको? 75 साल आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे आदित्य जी हम। आज भी मेरे पास डाटा है जो बताता है कि मुसलमान सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। किसके राज में? महमूदुर रहमान कमेटी का रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है। 75 साल से सत्ता में तो ये लोग ही रहे ना, सेक्युलरिज्म के चैंपियन बताने वाले अपने आप को। क्या कर लिया आपने मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए? सेक्युलरिज्म का चैंपियन बताने वालों ने क्या कर लिया इस देश में? ये सवाल पूछ रहे हैं वारिस पठान अभय दुबे जी आपसे। वारिस पठान साहब को जानना चाहिए, पहली बात तो सच्चर कमेटी का सच जानना हो तो मोदी सरकार का पार्लियामेंट का जवाब देख लीजिए, जिसमें उन्होंने बताया कि 2014 तक जितनी सिफारिशें थी उसको लागू कर दिया। दूसरी बात रही, क्या 15 करोड़ जो हमने किसानों को उनकी भूमि का अधिकार दिया उसमें सारे समुदाय के लोग नहीं आते? क्या करोड़ों बच्चों को जो कांग्रेस पार्टी ने शिक्षा का अधिकार दिया उसमें सब लोग नहीं आते? हमने 10 करोड़ आदिवासी भाइयों को जल जंगल जमीन का अधिकार दिया, जिसको गुजरात प्रांत में हाईकोर्ट कह रहा है कि 2006 से अब तक लागू नहीं हुआ, ऐसा प्रतीत होता है गुजरात में। हमने 86 करोड़ लोगों को देश के भोजन का अधिकार दिया, ये सच है कि नहीं? तो हमने तो अधिकार संपन्न भारत का। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आपने मुसलमानों को सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पर ट्रीट किया। आपने एक सवाल अजय आलोक से भी पूछा था, उनका भी जवाब ले लीजिए। अभय दुबे जी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे पीएफआई को बैन कर दिया और एसडीपीआई फल फूल रहा है। देखिए आदित्य जी, मैंने आपको अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला था वारिस पठान के लिए कि कट्टरपंथी सेल बन रहा है, इससे क्या दिक्कत हो रही है? मुझे देखिए कांग्रेस को भी दिक्कत हो रही है कट्टरपंथी सेल से। ये भी आपके सामने इन्होंने बोला, कट्टरपंथ पे लेके मुझ पे कमेंट किया पीएफआई एसडीपीआई का। थोड़ी मेमोरी कमजोर हो जाती है इनकी, अभय दुबे जी की उम्र हो गई है ना। 2015 जून सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर, 175 केस किसने विड्रॉ किए थे पीएफआई पे? 1600 वर्कर पीएफआई के रिलीज किए थे आपने। ये मैंने किया था या बीजेपी ने किया था या वारिस पठान ने किया था या कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ने किया? क्यों किया? कोई जवाब नहीं आया। 2009 मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर, 16 टेररिस्ट को रिलीज किया गया पाकिस्तान से संबंध इंप्रूव करने के लिए। ये मैंने किया था, बीजेपी ने किया था। पार्लियामेंट में एक सवाल उठाया था, जवाब नहीं दिया। कहा अरुण जेटली के सवाल में राज्यसभा में आपके गृह मंत्री ने कि पाकिस्तान से संबंध बनाने जरूरी थे, आपसी रिश्तों को मजबूत करने के लिए ये टेररिस्ट को रिलीज किया गया। क्या आप बात करना है? और मैं कट्टरपंथ सेल की बात करता हूं तो उस पर आपको दिक्कत हो जाती है। देश की जनता यही सुनती है, यही देखती है, और आपके इसी चरित्र के कारण आपकी संख्या निरंतर घटती चली जा रही है और आप हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। करते रहिए इसी तरह की बातें अभय दुबे जी, और बाकी लोग भी इसी तरह की बातें करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक अपनी सोच को नहीं बदलिएगा, सोच में हिंदुस्तान को नहीं लाइएगा ना, तब तक पार्टी आगे नहीं बढ़ती है। ठीक है, जल्दी से एक जवाब वारिस पठान यहाँ पर आपका, और रविंद्र कुमार अगर हमारे साथ हो तो फिर रविंद्र कुमार का रुख करेंगे। वारिस पठान जल्दी से आपका जवाब। सोच कौन है? कट्टरपंथी सेल किसके लिए? अमित शाह साहब को बताना चाहिए था। मेरी नजर में तो कट्टरपंथी वो है जिन्होंने बिल्किस बानो को बलात्कार किया, जो 6 महीना प्रेग्नेंट थी, उसकी माँ का बलात्कार किया, उसका मर्डर कर दिया, उसकी बहन का बलात्कार मर्डर किया, उसकी बेटी को मार डाला। वो कट्टरपंथी आज बाहर घूम रहे खुली फिजाओं में, उनको जेल के अंदर डालना चाहिए। वो कट्टरपंथी है जो इन बलात्कारियों को संस्कारी ब्राह्मण बोलता है। क्या वो कट्टरपंथी नहीं है? क्या वो कट्टरपंथी लोग नहीं है जो एक लड़कों को पकड़ के लाते हैं मुसलमान और बीच चौराहे के ऊपर उनको लिंच किया जाता है? कायदा कानून का पालन करो ना, पुलिस स्टेशन में ले जाओ, कोर्ट में ले जाओ। ये कट्टरपंथी नहीं है? क्या वो धर्म संसद के अंदर जो कॉल फॉर जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम दिया जाता है, क्या वो कट्टरपंथी नहीं है? उनके लिए सेल बनाइए शाह साहब, पहले ये कट्टरपंथी सोच को बंद करिए। वो कट्टरपंथी सोच नहीं थी जिसने हमारे प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की गाड़ी के ऊपर फायर किया, उनको जान से मारने की कोशिश की। वो कौन सी सोच थी अजय आलोक? जरा बताइए ना। उसके बाद जब वो जमानत के ऊपर आते हैं तो उनको फूलहार से उनका इस्तेकबाल किया जाता है। वो कौन सी सोच थी? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। कट्टरपंथी सेल इनके लिए बनाओ और इनको उठा उठा के जेलों के अंदर डालो, तब जाके देश में न्याय होगा। बात करो नारी सम्मान की, बिल्किस बानो के बलात्कारी जो खुली फिजाओं में घूम रहे हैं। जवाब ले लीजिए अजय आलोक जी। मेरी और आपकी सोच में, वारिस भाई, मेरी और आपकी सोच में सिर्फ यही अंतर है कि मैं जब कट्टरपंथ बोलता हूं तो मैं सब कट्टरपंथ की बात करता हूं। आप जब कट्टरपंथ बोलते हैं तो आप सिर्फ अपने समुदाय के कट्टरपंथ की बात करते हैं। इनको क्यों नहीं, बिल्किस बानो क्यों नहीं, आपके अध्यक्ष में हमला उसको क्यों नहीं, मुसलमान को मारा क्यों नहीं। जब मैं बोलता हूं कट्टरपंथ सेल तो उसमें हर वो व्यक्ति शामिल है
जो कि इस तरह की कट्टरपंथी सोच रखता हो। बिल्किस बानो के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। पूरा देश बिल्किस बानो के साथ खड़ा है। लेकिन बिल्किस बानो हुआ क्यों? क्या कार सेवकों को 70 कार सेवकों को जला देना वो कट्टरपंथ नहीं था? वो कौन सा पंथ था? वो कट्टरपंथ से भी ज्यादा था। जब 6 महीने के दूध मुहे बच्चे को जला दो जिंदा, और उसी के वजह से गुजरात हुआ, उसी के वजह से ये पूरी देश बदल गया। कट्टरपंथ सोच यहां से आती है। मैं सब कट्टरपंथ की बात करता हूं, मैं सिर्फ इस्लामिक कट्टरपंथ की बात नहीं कर रहा हूं। जिसकी ऐसी सोच हो उसको पकड़ के बंद करना चाहिए, क्योंकि वो देश और समाज के लिए खतरा है। अगर ये बात अमित शाह कहते हैं तो क्या गलत कहते हैं? ठीक है, जवाब लीजिए वारिस पठान। ये कह रहे हैं इस्लामिक विस्तार करने के लिए कट्टरपंथ अगर नहीं है। नहीं, देखिए आदित्य जी, भाजपा को चुनाव के पहले तमाम सेल, तमाम यूसीसी, पाकिस्तान, जिन्ना सब याद आ जाता है। इनको याद क्यों नहीं आता कि बिल्किस बानो प्रेग्नेंट थी? प्रेगनेंसी की हालत में जिसको काका चाचा बोलती थी, उन्होंने उसका बलात्कार किया। आज वो बाहर घूम रहे हैं। क्यों? वो नरोदा पाटिया हुआ था, वो क्यों नहीं आपने याद दिलाया अभी अजय आलोक? नरोदा पाटिया जिसमें 97 मुसलमानों का नरसंहार कर दिया। और वो जो मेन एक्यूज था जिसको लाइफ टाइम की सजा हुई, उसको मोदी ने बाहर निकाला। वो प्रचार कर रहे हैं अपनी बेटी के लिए, वहां से खड़ी करी दिया उसके बेटी को चुनाव लड़ने के लिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये आपका। और आप बोलते हो मैं सबकी बात कर रहा हूँ। सबकी क्या बात कर रहे हो? बात कर रहे हैं लोगों की भी। निजाम, मुझे ज्ञान देने वाले ये भूल जाते हैं कि इनके दादाजी निजाम की सेना के, रजाकार सेना के जनरल थे, और ये भारत के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे जब हैदराबाद का एक्सेशन हो रहा था। और आज ये मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि मोदी ने किसको बाहर निकाला। अगर टिकट देना गुनाह है, किसी कोई अक्यूज के किसी रिश्तेदार को टिकट देना गुनाह कब से हो गया, जरा ये भी बता दें मुझे। ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं लूंगी, सोच यहीं से झलकती है। मैंने पहले बोला कि अजय आलोक जी, मैं आपको आगे अपनी बात पूरी करने का मौका दूंगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार हैं। प्रधानमंत्री के रोड शो की तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। जो तस्वीरें जिन्होंने इस ब्रॉडकास्ट को अभी ज्वाइन किया है उन्हें स्पष्ट कर देते हैं। प्रधानमंत्री की तस्वीरें हैं। अहमदाबाद में उनके रोड शो की शुरुआत हो चुकी है। 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ये रोड शो कवर करने जा रहा है। 54 किलोमीटर का रास्ता जो है, ये 54 किलोमीटर लंबा रोड शो है, और 14 असेंबली सीट्स से होकर ये रोड शो गुजरेगा। तो 14 असेंबली सीट्स तो वो बताई जा रही है जिनमें से होकर ये रोड शो गुजरेगा। और इसके इम्पैक्ट की अगर बात करें, इसके असर की बात करें, तो ये माना जा रहा है कि करीब 30 सीटें हैं जिस पर इस रोड शो का इम्पैक्ट होगा। रविंद्र कुमार हमारे साथ है। रविंद्र कुमार, हम बड़ी संख्या में सपोर्टर्स और फॉलोअर्स प्राइम मिनिस्टर के देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री भी लगातार अपने सपोर्टर्स की तरफ वेव करते हुए, फूलों से सजा हुआ ये वाहन, बड़ी संख्या में सिक्योरिटी की भी मौजूदगी है और फॉलोअर्स की भी मौजूदगी है। लेकिन ये काफी बड़ा लंबा रोड शो है, 54 किलोमीटर लंबा रोड शो। बिल्कुल, आप देखिए कि दूसरे फेज के चुनाव में अहमदाबाद, गांधीनगर इस क्षेत्र में चुनाव होने वाले हैं। और आज 1 तारीख हो गया है, जाहिर सी बात है बहुत कम समय बचा है चुनाव प्रचार के लिए। तो प्रधानमंत्री का इस तरह से प्लान किया गया है कि अहमदाबाद और गांधीनगर के अलावा आसपास के जितने सीट हैं और महत्वपूर्ण व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहे हैं, जैसा कि पहले भी हम लोग बात की है, अल्पेश ठाकुर हो गए, यहाँ तक कि हार्दिक पटेल जिनके बारे में कहा तक उनकी सीट भी काफ़ी मुश्किल है, वो भी वहाँ तक ये सीट का असर पड़ेगा। आप तो खुद आई थी यहाँ पर, हार्दिक पटेल से बात भी की थी। तो कहीं ना कहीं उस सारे क्षेत्रों को अगर सुनिश्चित करना है जीत के लिए, तो एक ही आदमी है, एक ही व्यक्ति है पार्टी में, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इतना बड़ा रोड शो इसीलिए किया गया। आप देखिए कि जहाँ पर है, और ये तस्वीर ऐसा नहीं, ये पूरी मैं दिखाना चाहूँगा, ये सारी तस्वीर जो इसी तरह के पूरे अहमदाबाद में और कहा जाता है कि गुजरात के लोग, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, औरतें हो, महिलाएं हो, सभी कम से कम शाम के समय खाना खाने के लिए या दूसरे चीजों के लिए सड़क पर रहती हैं। अच्छा, आज तो एक ऐसा अवसर 2014-2019 में मोदी वेव की बात कही गई थी। आज 2022 में अगर गुजरात के असेंबली की बात की जाए तो क्या उस लिहाज से भी वो वेव आपको ग्राउंड पर दिखाई दे रही है? क्या लोग क्या कह रहे हैं वहां पर जो लोग मौजूद हैं? देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं, चलिए उन्हीं से बात करते हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या कहेंगे? सर बहुत अच्छा है, आ रहे हैं यहाँ पे, उनकी जीत है। हाँ, मोदी साहब ने लावाना, मोदी बाबू जीते, मोदी साहब की जीत है। अदिति, ये देखिए, ये पहचान है गुजरात के, क्या बोलेंगे? हाँ, मोदी साहब ने जीते, मोदी साहब ने लावना, मोदी साहब ने जय। क्यों जय है? क्यों जय है?
भगवान के काम अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया देश के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए जय मोदी साहब की हमको चाहिए। रविंद्र, इनसे पूछिए कि इनके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुजरात के सीएम के मुकाबले, या दोनों चेहरे इक्वली इंपॉर्टेंट है? एक बार और आप सवाल दोहराइए। रविंद्र, मैं कहना चाह रही हूँ आपसे, सवाल यह है मेरा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के चेहरे पर यह वोट पड़ रहा है या गुजरात के सीएम का भी इसमें योगदान है, या फिर ये गुजरात मॉडल जिसके बाद बीजेपी पूरे देश में करती आई है? बिल्कुल नहीं, गुजरात के जो सीएम है उनके नाम पर कतई वोट नहीं पड़ रही है और उनको भी कोई गलतफहमी नहीं है। भूपेंद्र पटेल से हम लोग बात किए थे, उनको भी कोई गलतफहमी नहीं है। यहाँ के किसी भी नेता कोई गलतफहमी नहीं कि उसके नाम पर वोट पड़ रही है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो। सबका ही कहना है कि साहब यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके नाम पर वोट पड़ रहा है। और आप देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के तौर पर जब यहाँ आए थे, उसके बाद से उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर हो या प्रधानमंत्री के तौर पर, उनका कद बढ़ता ही गया है गुजरात वासियों की नज़र में। और इसका नमूना है कि जहां पर वो विधायक रहे हैं जिस मणिनगर सीट से, और जहां से वो गुजरात से विधायक रहे हैं, वहां पर बड़ी संख्या में लोग चारों तरफ हैं, पूरे अहमदाबाद में है, जबकि यहाँ पर सालों तक रहे हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि गुजरात वो आते रहते हैं विकास कार्यों को, परियोजनाओं के शिलान्यास, लोकार्पण करने के लिए। बावजूद उसके अपने गुजरात के बेटे, ये सभी कहते हैं गुजरात के बेटे हैं, और वोट पड़ेगा तो मैं अक्सर कह रहा हूँ कि वोट पड़ रहा है जो मोदी के पक्ष में या फिर मोदी के विरोध में। पीएम मोदी के पक्ष में बीजेपी बुलाना चाह रही है, और पीएम मोदी के खिलाफ जो वोट है वो कांग्रेस, और कांग्रेस चूंकि पीएम मोदी को टक्कर नहीं दे पा रही है, ये कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि कांग्रेस को कोई विकल्प नहीं है, इसलिए पीएम मोदी का विकल्प मैं बनूंगा। यानी पूरी तरह से मतदान जो हो रहा है और चुनाव प्रचार हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के, चाहे उनके पक्ष में हो या फिर विपक्ष में हो। अभय दुबे जी, इस पर मैं आपका कमेंट चाहूंगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मेरे सहयोगी है रविंद्र ग्राउंड पर मौजूद है, और वो ये कह रहे हैं कि ये गुजरात असेंबली का इलेक्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द है, या तो मोदी के साथ या मोदी के खिलाफ। अभय दुबे जी, आवाज मिल रही है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। काम के आधार पर सभी राजनीतिक दलों को वोट मांगने का अधिकार है। मेरे लिए प्रासंगिक नहीं, क्योंकि पिछली बार भी तो यही कहा था कि मोदी जी के चेहरे पर, मोदी जी के नाम पर गुजरात में वोट मांग रहे, 150 सीटें हम अर्जित करेंगे। नहीं मिली भारतीय जनता पार्टी को सीटें। अभी जो कट्टरपंथ पर बात हो रही थी, मैं पूछना चाहता हूं, अगर अजय आलोक हो यहाँ तो, सैफुल्लाह फारूक दुर्दांत आतंकवादी, भारतीय जनता पार्टी ने जानते हुए कि अजहर मसूद का शिष्य है, पाकिस्तान में 1 साल ट्रेनिंग लेकर आया, 10 साल जेल काटी पंडितों की हत्या में, उसके बाद टिकट दिया। तारिक अहमद मीर जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, उसको विधानसभा का टिकट दिया। तालिब हुसैन अमित शाह साहब के पीछे खड़ा हुआ था, गांव वालों ने पकड़ा उस आतंकी को, उसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। ये क्या है? ये जब भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों को टिकट तक देने पर आमादा हो जाए, रियाज अटारी जैसा व्यक्ति जो गुजरात में राजस्थान में कन्हैया कुमार जी की हत्या करता है, वो भारतीय जनता पार्टी का वर्कर निकलता है, तो फिर इसको क्या नाम देंगे? अब जो बड़ी बात है, देखिए, ये आज बीते दिनों के समाचार की सुर्खियां हैं। $100 बिलियन का इंपोर्ट चीन से कर लिया मोदी सरकार ने, और इस बार ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन होने वाला है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कह रही कि एमएसएमई हिंदुस्तान का तबाह हो गया। ठीक है, पहले जो आपने बातें रखी उस पर आप एक जवाब ले लीजिए। अजय आलोक का जवाब ले लीजिए पहले। अजय आलोक का जवाब ले लीजिए। आतंकियों के साथ कनेक्शन बता रहे हैं बीजेपी का अभय दुबे जी। अजय आलोक, आपका जवाब। देखिए, ये जो बात कह रहे हैं कि बीजेपी ने इसको टिकट दिया, बीजेपी ने उसको टिकट दिया, ये कह के ये खुद अपनी कहानी कमजोर कर रहे हैं। यहां जब बात हो रही है कट्टरपंथ सेल की, अगर कोई आतंकी को टिकट दे रहा है तो फिर वो कट्टरपंथ सेल बना रहा है, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? आप कट्टरपंथ सेल का विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं पहला लाइन से पूछ रहा हूं तो उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आपको कट्टरपंथ सेल से क्या परेशानी है अभय दुबे जी? कांग्रेस पार्टी को क्या परेशानी है, उसका जवाब आपने नहीं दिया। हर प्रदेश में किन परिस्थितियों में कौन सा टिकट कैसे मिलता है, उस सबका ठेका मैंने नहीं लिया हुआ है,
लेकिन यहां पे जब देशवासी तब परेशान होते हैं जब यासीन मलिक को प्रधानमंत्री का निवास पे बुला के रसगुल्ले खिलाए जाते हैं, प्रधानमंत्री उनसे हाथ मिला के बोलते हैं कि कश्मीर की स्टेबिलिटी के लिए आपकी बहुत जरूरत है। उससे देशवासी परेशान होता है। जब ओसामा को ओसामा जी बोला जाता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तब देशवासी परेशान होता है। जब किसी आतंकी की मौत पे आंख से आंसू बहते हैं, तब देश परेशान होता है। और कट्टरपंथ सेल कल से जब से बात हुई है, एक कांग्रेस पार्टी का नेता आगे आके ये नहीं कह रहा है कि कट्टरपंथ सेल एक अच्छी चीज है, हम भी अपने राज्यों में लागू करेंगे। क्यों नहीं कहते हैं इसको? इससे देश खुश होगा, देश की आम आबादी खुश होगी। ऐसे काम करने में कांग्रेस क्यों डरती है जिससे देश की आम आबादी को प्रसन्नता हो? दिक्कत यहां है। 60 साल राज करने के बाद पता नहीं कांग्रेस पार्टी का कैसा ब्रेन वॉश हुआ, कैसा यू टर्न हुआ कि अब देश हित के पक्ष में कोई भी काम होने वाले को आप विरोध करते हैं। मैं वापस आपको मंच दूंगी अभय दुबे जी, लेकिन जल्दी से एक बार फिर से रविंद्र कुमार का रुख करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री की तस्वीरें, प्रधानमंत्री के रोड शो की तस्वीरें जो थोड़ी देर पहले शुरू हुआ है, उसकी तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। रविंद्र कुमार, रोड शो इस वक्त कहां पर प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो पहुंच चुका है, और साथ ही प्रधानमंत्री का कार्यक्रम इस रोड शो के दौरान और क्या है? देखिए, आज का जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, अभी जो आपने कहा कि कहाँ पहुँचा है, तो ये नरोदा गांव से शुरू हुआ था, नरोदा पाटिया होते हुए कृष्णनगर, हीराबाड़ी, और उसके बाद सुहाना रेस्टोरेंट तक पहुँचेगा। फिर पुष्पांजलि होगा श्याम शिखर, जहाँ पर सरदार पटेल की मूर्ति है क्रॉस रोड पर। तो वहाँ जब यहाँ 3 महानुभावों को उनको माल्यार्पण और पुष्पांजलि देनी है, सबसे पहले सरदार पटेल को देनी है, जैसा कि हमने बताया। उसके बाद जहां मैं खड़ा हूं, यहां पर दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति है मणिनगर में, यहां पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहां माल्यार्पण करेंगे। और उसके बाद जब रोड शो खत्म होगा, उसके पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, तो कहीं ना कहीं बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत पूरे एक जो रोड मैप बनाया गया है, उसको मैपिंग किया गया था कि सारे विधानसभा क्षेत्रों से गुजरे। और उसके अलावा एक जो गुजरात में सरदार पटेल को लेकर जो एक भावना है, वो भी भावना खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्त करते रहते हैं, वो भी व्यक्त होगा पुष्पांजलि द्वारा। दीनदयाल उपाध्याय जो बीजेपी हो या फिर आरएसएस, एक कहीं ना कहीं ये विचारक रहे हैं, इनको माल्यार्पण होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहा क्या जाए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 साल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, और बीजेपी जो आरोप लगाते रही कि उनको भूली हुई थी कांग्रेस, उसको चाहे दिल्ली हो या फिर कोलकाता हो, पश्चिम बंगाल हो या फिर गुजरात हो, उनको भी याद किया जाएगा। तो लगातार ये कार्रवाई धीरे धीरे बढ़ेगा, लोगों से अभिवादन करेंगे, और ये अभिवादन एक अपील के रूप में होगा। बीजेपी हमेशा कहते रहती है डबल इंजन की सरकार चाहिए, गुजरात में भी, तो गुजरात में डबल इंजन सरकार बीजेपी को लाना ही होगा। यहाँ पर कौन कैंडिडेट है ये मत देखिए, आपका एक वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नाम पर मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चेहरा मोदी, वोट मोदी को, सरकार बीजेपी की बनेगी, लेकिन वो सरकार कैसे चलेगी ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही तय करना है। ठीक है, अब जल्दी से क्लोजिंग कमेंट लूंगी अभय दुबे जी। थोड़ी देर पहले अजय आलोक जी ने ये कहा कि अगर कट्टरपंथियों के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लिया जाता है या उनके खिलाफ सेल की बात की जाती है, तो उनका आरोप है कि कांग्रेस पार्टी को बुरा क्यों लग जाता है। अजय आलोक जी नए नए पैरोकार बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, इसलिए अच्छी तरह नहीं जानते। जब ये जान जाएंगे ना सच, तब ये अफसोस होगा इनको कि मैं किस पार्टी का समर्थन कर रहा था। ये झूठ बोलते हैं रोज भारतीय जनता पार्टी के लोग। क्या एनआईए में वो स्ट्रिक्ट प्रोविजन नहीं है इनको प्रतिबंधित करने के? तो क्यों नहीं किया एसडीपीआई को बैन? क्यों एनआरसी पर देश को झूठ बोल रहे हैं पिछले 7 साल से अमित शाह साहब? क्यों सीए का कानून अभी तक रूल्स फ्रेम नहीं किए इन्होंने, देश को झूठ बोलते रहे? इनको सरोकार नहीं है। ये चूंकि बेरोजगारी बेतहाशा है, महंगाई बेतहाशा है, उस पर पर्दा इनको डालना है। ठीक है, असल मुद्दों पर पर्दा डालना है। अजय आलोक जी ये कह रहे हैं आप सिर्फ मुद्दों को उठाते हैं, बीजेपी सिर्फ मुद्दों को उठाती है इलेक्शन से पहले और फिर ठंडे बस्ते में डाल देती है, ये आरोप कांग्रेस का है। हाँ, बिल्कुल सही आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने अपने कोई मुद्दे को आज तक जमीन पे उतारा ही नहीं। बेसिक मुद्दे जिन पे बीजेपी खड़ी हुई, धारा 370 खत्म नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी ने खत्म किया पिछले 70 साल में। राम मंदिर आंदोलन पिछले 500 साल चल रहा था, जिसको हमेशा कॉम्प्लिकेट कांग्रेस पार्टी ने किया। आज राम मंदिर सबको दिख रहा है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी को नहीं देखेगा। बीजेपी ने तो अपने कोई मुद्दे को जमीन पर उतारने की कोशिश ही नहीं की। पिछले 8 साल से देश में ट्रेन में, बस स्टेशन में, शॉपिंग मॉल्स में बम के धमाके होने, मंदिर में बम के धमाके होने बंद हो गए। ये बीजेपी को नहीं दिखेगा, ये कांग्रेस को नहीं दिखेगा, लेकिन बीजेपी ने नहीं किया, कुछ नहीं किया। देश भी समझ रहा है, जान रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक बीजेपी ने नहीं की है ना,
एयर स्ट्राइक बीजेपी ने नहीं की, देश ने नहीं किया, ये उससे वो सबूत मांगेंगे कांग्रेस पार्टी। अपनी इन्हीं सब हरकतों के कारण कि जो करते हैं वो करते हैं, इसी के कारण भाजपा दिल में जा रही है और हर चीज में नेगेटिविटी के कारण कांग्रेस दिल से उतर रही है। ये नेगेटिविटी निकालिए। गुजरात में बैठे हुए हैं, अभी तक सरदार पटेल की प्रतिमा पे जाके एक कांग्रेसी फूल चढ़ाने तक नहीं गया। किस मुंह से अपने आप को गुजरात का वारिस मानेंगे आप लोग? जो सरदार पटेल की इज्जत नहीं कर सकता हो गुजरात में, वो गुजरात की सत्ता संभालेगा? नैरेटिव बनता है, परसेप्शन बनता है, वही अवधारणा राजनीतिक हो जाती है। आपकी अवधारणा गलत हो रही है अभय जी, पूरी कांग्रेस पार्टी की, इसको संभालने की जरूरत है। अब मैं कोई नया पैरोकार नहीं बना हूं, मैं पहले जदयू में था तो 17 साल भी हम लोग बीजेपी के साथ ही थे। आज जदयू में नहीं हूं, लेकिन तब भी मैं राष्ट्र की नीति का समर्थन कर रहा हूं, मैं कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। आप हमेशा जो राष्ट्र की नीति का समर्थन करेगा आप उसको भाजपाई बना दोगे। दिक्कत तो ये हो गई है ना। चलिए अभय दुबे जी और अजय आलोक जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के रोड शो की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र कुमार, ये रोड शो भले ही 54 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता हो, 14 असेंबली सीट्स को कवर करता हो, लेकिन इसका इम्पैक्ट कम से कम ऐसा माना जा रहा है 30 सीटों पर महसूस किया जाएगा। बिल्कुल, आप जो तस्वीरें दिखा रही हैं और जो यहाँ अहमदाबाद में जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, आप देखिए कि एक बात जरूर देखने को मिलता है यहाँ के रोड शो में, जो बनारस हो या दूसरे जगहों के रोड शो में कहीं ना कहीं अंतर रहता। गुजरात के बेटे आए हुए हैं ऐसा कहा था, लेकिन कोई भी नियम नहीं तोड़ता है, प्रोटोकॉल नहीं तोड़ता। एक जगह यहाँ भी आपको दिखा देता हूँ तस्वीर, आप देखिए कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं और यही तस्वीर सभी जगह होगी। बिल्कुल, और वही तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में प्राइम मिनिस्टर के जो फॉलोअर्स हैं, जो समर्थक हैं, वो मौजूद हैं और प्रधानमंत्री लगातार हाथ उठाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जी न्यूज़ पर ये तस्वीरें हम आगे भी आपको तक पहुंचाते रहेंगे।